प्रोग्राम मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले, मोदी में वाकई हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा क्यों नहीं कहता। राहुल गांधी लोकसभा में भारतीय हुकूमत पर खूब बरस पड़े। सीज फायर से मुतालिक भारतीय हुकूमत के इस दावे पर कि पाकिस्तान ने सीज फायर की दरखास्त की थी, राहुल गांधी ने एक ऐसा सवाल दागा जो हुकूमत की बोलती बंद कर गया। अगर पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे तो आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। इस सियासी महाजराई का पस मंजर और आज के शो में तफसील से इसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, मेरे बेटे एहतजाज की क़यादत नहीं करेंगे, क़यादत के लिए बाप ही काफ़ी है। शेख वकास अकरम का ट्वीट, बच्चों के पाकिस्तान आने पर अब कोई शक ना रहे। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का तबसरा, यह भी एक ड्रामा है बाकी ड्रामों की तरह। सवाल यह है, इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आएंगे या नहीं, और ये मौजू तहरीक से ज़्यादा अहम क्यों बनता जा रहा है। नाअहलियाँ, अंदरूनी इख्तलाफात और गैर यकीनी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर बात करेंगे। शरह सूद में इजाफा, क्या ये बैंकों को मुनाफा देने की एक पॉलिसी है। मौजूदा इकोनॉमिक पॉलिसी की तरजीह अगर ग्रोथ रेट नहीं है तो फिर क्या है। इसके अलावा बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो अब रावलपिंडी इस्लामाबाद के हर घर में जेर बहस है। गधे का गोश्त, तहकीकात का दायरा वसी हो चुका है। सप्लाई चेन से लेकर मार्केट तक आखिर कौन अवाम को ये गोश्त खिला रहा है, ये सवाल अब महज सेहत का नहीं जुर्म और ज़मीर का बन चुका है। इन तमाम मौज़ूआत पर खुलकर बात करेंगे आज के शो में। और आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ये भारतीय लोकसभा में गर्मा गर्मी और बयानात इधर से उधर से, एक ऐसी फ़ज़ा नज़र आ रही है जिसमें ये साफ जाहिर है कि जो उनकी पार्लियामेंट है वो ट्रस्ट नहीं कर रही इस मामले में हुकूमत के डिसीजंस पे और उनके नैरेटिव पे। जी, इंडिया का ये बयानिया जो था ऑपरेशन सिंदूर का, वो एक मजाक बन के रह गया था। उनके, हमारा कहना है 6 जेट हमने गिराए और दुनिया भर में ये कहा गया, किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7, तमाम दुनिया भर में एक्नॉलेज किया गया है। जिस तरह हमारे एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल साहब ने, औरंगज़ेब ने, उन्होंने ये कहा था कि आजकल की दुनिया में कोई ये चीज़ छुपती नहीं है, हर एक का डिजिटल एड्रेस होता है, तो पूरी दुनिया में ये चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। पर इंडिया में एक कमाल चीज़ जारी थी कि उन्होंने अपनी कौमी सलामती के नाम के ऊपर एक डिनाइल में थे, वो मान ही नहीं रहे थे। और वो इतना अरसा, इतने हफ्ते महीने गुजरने के बाद भी वो बात सरगोशियों में हो रही थी, दाएं बाएं हो रही थी। अब उसको दबाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा। तो अब बेसिकली वो डब्बा जो है ना खुल के, वो पटारी खुल गई है और तमाम अपोजिशन जो है ना उनकी खुल के वो बात करनी शुरू हो गई है। उसका एक पस मंज़र ये भी है कि इंडिया के अंदर बिहार के इलेक्शन भी आ रहे हैं। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरम्यान में जो पहलगाम का जब वाक़या हुआ तो उस वक्त मुल्क से बाहर थे, और वो जब मोदी वापस आए तो वो सीधा बिहार के इलेक्शन की रैली में गए थे और उन्होंने वहाँ उसका जवाब दिया कि जी वो धमकियाँ जो पाकिस्तान को दी गई थी वो इलेक्शन की रैली में दी गई थी। नवंबर में इलेक्शन है, अब वो हीटअप होता जा रहा है। उनके लिए बिहार का ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्टीज़ के लिए। याद रहे कि मोदी साहब की हर इलेक्शन के साथ तीसरी दफ़ा जीत तो गए हैं, मगर माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो बड़ी थिक माइनॉरिटी है। टोटल आप देखें 1.46 बिलियन का मुल्क है, उनको 22 करोड़ उसके अंदर वोट मिले थे, 37% बन के उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। और ये बिहार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं रहती। उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे मेजॉरिटी लेके अपनी गवर्नमेंट भी बनाएं, और दूसरा ये जो उनकी पार्टी की जो इन्हतात है उसको रोक सकें। तो उसके लिए वो इसको ना सिर्फ कि उनकी शिकस्त को वो एक कामयाबी के तौर पे, और वहाँ पे गोदी मीडिया है उनके साथ, वो पूरे मिला के उन्होंने इसको एक पिक्चर ऐसे पेंट की हुई है कि ये उनकी एक फतह थी। उस गुब्बारे में से हवा निकलनी शुरू हो गई, अपोजिशन खुल के सामने आ गई है। अब वहाँ पे जो ये दबाया नहीं जा सकता वो इतनी ऑब्वियस है कि पूरी दुनिया मान रही है, भारत का मजाक बन के रह गया है, और उनको ये आजकल के दौर में सच नहीं छुपाया जा सकता, वो सच अब सामने शुरू हो गया है। दूसरा ये कहना कि उनका मोदी साहब ने ये खुद जंग बंद करवाई, तो वो
29 दफ़ा, जिस तरह भी राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि 29 दफ़ा प्रेसिडेंट ट्रंप के कह चुके हैं कि ये मैंने बंद करवाई। हालांकि हकीकत ये है, जो हमें अपने सफारती ज़राए से पता है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप, इंडिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमें रिक्वेस्ट की, हम तो हमेशा अमन चाहते थे तो हमने मान ली। अब ये ट्रू फैक्ट्स हैं, तो वो सही कह रही थी प्रियंका चोपड़ा के, प्रियंका गांधी, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी सही कह रही थी कि ये अगर ये गलत है तो पार्लियामेंट के अंदर आके मोदी साहब प्रेसिडेंट ट्रंप को डिनाई करें कि वो गलत कह रहे हैं। तो कल ये चिदम्बरम, उनके जो वजीर हैं कांग्रेस के साबिक, उनकी तरफ से ये शुरू हुआ कि नहीं हमारे 5 जहाज गिरे हैं। आज ये बारी बारी सबकी बारी आई है, राहुल गांधी भी बोले हैं, उसके बाद जो है और भी जो ज़रा नाम भी पढ़ दें आप 2-4, ये जो है ये प्रणीता शिंदे, उन्होंने कहा ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, और ये ना दहशतगर्दों की तादाद मालूम है, ना तैयारों का नुकसान का हिसाब है। ये कल्याण बनर्जी हैं, और इसके अलावा कांग्रेस रुकन हैं गौरव गोगोई, ये सब बोले हैं आज के जी इसमें। अभी ये है कि जो इसके जवाब में जो उनके वजीर दाखिला हैं अमित शाह हैं, उनका बड़ा मज़ाक़ खिस किस्म का जवाब आया। उन्होंने कहा कि जी वो जो पहलगाम के थे वो लोग 3 जो मुल्ज़मान थे वो हमने मार दिए, और वो पाकिस्तानी इसलिए थे कि उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेटें निकली हैं। अब ये और आईडीज़ भी निकली हैं। अब पूरी दुनिया इनसे सबूत मांगती रही, और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का साथ इसलिए नहीं दिया कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने किसी को कोई सबूत नहीं दिखाया था। अभी भी ये जो चॉकलेट और आईडीज़ का जो क्लेम है, ये किसी को, चॉकलेट तो खैर एक मजाक है, पर आईडीज़ जो पकड़ी गई हैं या वो दिखाई क्यों नहीं गई, वो शेयर क्यों नहीं की गई, इतना एविडेंस है तो वो दिखाया जाने की जरूरत है। तो बेसिकली अब इंडिया के लिए, क्योंकि ये अब देखें, मैंने जिस तरह कहा कि बिहार का आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये चीज़ हीटअप होंगी, और अब ये सुनते हैं कि जी वहाँ पे दोबारा उन्होंने जो ऑपरेशन महादेव के नाम से जो एक वहाँ पे लोगों को वो वहाँ जो हमारी ज़ुबान में उसे कहते हैं पुलिस मुकाबले, फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और दोबारा कोई इस तरह का वो करने की कोशिश की जा रही है, कोई फ्लैग जो है ऑपरेशन टाइप जो है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मगर मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अब अपोजिशन जिस तरीके से वहाँ पे एक्टिवेट हो गई है, इसके बाद इंडिया के लिए इतना झूठ बोलना आसान नहीं है। उनके अपने ही लोग, अपना ही पार्टियां भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी, और मीडिया के अंदर भी लोग आवाज़ें पकड़ने लग पड़े हैं, तो ये मुझे मुश्किल लगता है। बहरहाल देखते हैं, विल सी। ठीक है, आमिर साहब हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में, उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं और डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी और रहनुमा पीटीआई हैं, उनसे ज़रा बात करेंगे जो सियासी माहौल इस वक्त बना हुआ है। जी आमिर साहब। जी बिल्कुल, असल इशू इस वक्त सबसे बड़ा ये है कि 5 अगस्त की जो कॉल दी हुई है, जिसके अंदर अरूज आना था पीटीआई की तहरीक का, वो किस हद तक कामयाब हुई है, और उसके दरमियान में एक बहुत बड़ा एक जो इशू है वो बताया गया था कि इमरान खान के बेटे जो कि अमेरिका में हैं और वहाँ पे उनकी रिहाई के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं, वो आएंगे तो क्या वो तहरीक को, सियासी तहरीक को लीड करेंगे या सिर्फ अपने वालिद साहब से मिलने आएंगे। अलीमा बीबी के हवाले से आगे बयान ये आया था कि वो तहरीक को लीड करेंगे। आज ये ज़राए के हवाले से ये खबर चलवाई गई कि इमरान खान ने कहा है कि मेरे बेटे एहतजाज की क़यादत नहीं करेंगे, एहतजाज की क़यादत के लिए उनका बाप ही काफ़ी है। अभी पीटीआई की तरफ से शेख वकास अकरम का जो है, उनका भी ये ट्वीट आया है कि इस हवाले से अभी फ़क्त तारीख का तयन होना बाकी है। इमरान खान के बच्चों के हवाले से मीडिया पे जो ख़बरें गश्त कर रही हैं वो गलत हैं। बच्चों ने वालिद से वाज़ह कहा है कि इजाज़त नहीं ले रहे, आने की इतला दे रहे हैं। तो मैं फैसल बड़े बाखबर हैं, फैसल असली सूरत हाल क्या है बच्चों के हवाले से, वो आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, और आएंगे तो वो क्या तहरीक का हिस्सा होंगे या सिर्फ वालिद से मिलने आएंगे?
थैंक यू अमर साहब। सबसे पहली बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने जो ख़बरें मीडिया में ज़राए के हवाले से चलती रहीं कि उनको आने से मना किया, बुनियादी तौर पर उनसे सवाल हुआ था कि क्या वो तहरीक लीड करेंगे, तो उन्होंने उनका जवाब दिया कि उसके लिए तो उनका बाप ही काफ़ी है। और ये नीमा बीबी ने भी आज कहा है कि वो आएंगे और उनका मतमा नज़र इमरान खान से मुलाकात करने का है और इसके लिए शायद कोई अदालत में पिटीशन भी फाइल होगी। बाकी कब किस वक्त आएंगे, जब आएंगे तारीख अनाउंस होगी। खान साहब का ये कहना कि उनके लिए उनका बाप ही तहरीक के लिए काफ़ी है, इससे ये तासुर लिया गया कि वो नहीं चाहते कि वो सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लें, वो सिर्फ उनसे मिलना चाह रहे हैं। ये ज़राए के हवाले से इसको खबर के तौर पे चलाया है, ये तासुर कितना दुरुस्त है? देखिए, जो गुफ्तगू सामने आई है उसमें देखिए ना, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। वो ये है कि उनसे एक सवाल किया गया कि क्या वो लीड करेंगे, तो इमरान खान साहब पहले ये कह चुके हैं कि तहरीक को जेल से वो लीड करेंगे। लिहाजा जो बच्चों का जो जेल तहरीक को लीड करना है या उसमें पार्टिसिपेट करना है, मैं ख़ुद भी समझता हूँ कि शायद ये उस तरह से मुमकिन ना हो सके जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है। लेकिन उनका आने से ये यूनिफिकेशन है पार्टी के अंदर या वर्कर्स के साथ, वो एक फैक्टर आ जाता है। और क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो अमेरिका में भी गए हैं, उन्होंने अपनी तय कोशिश की है और वो अपनी तय कोशिशें करते रहेंगे। और इमरान खान साहब को पता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की उनके बच्चों को जो है वो किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ये बात की जा सकती है। सो वो कॉशियस है इस बात से, तो हर बाप जो है अपने बच्चों के बारे में कॉशियस होता है। सो ये एक सवालिया निशान है कि जब वो आएंगे तो इस तहरीक के अंदर उनकी शमूलियत की नौयत क्या होगी, ये अभी ओपन एंडेड है, इसका भी जवाब नहीं है। मैं दूसरा आपसे जो पूछना चाहूँगा कि तहरीक 5 अगस्त जो है अब करीब आती जा रही है, अभी तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिल रहे कि उसके लिए जो गर्मा गर्मी चाहिए होती है, जो नज़र आता है कि वलवला, बल्कि एक उल्टा मुझे तो नज़र आता है कि थोड़ा सा डर खौफ का एलिमेंट ज़्यादा है, क्या कहेंगे? देखिए आमिर साहब, माजी में भी जब इमरान खान साहब जेल से बाहर थे या आपने 4 अक्टूबर का देखा या 26 नवंबर का देखा, तो हम एक बिल्डअप करते हैं। एक तरीक़ेकार होता है, पीटीआई के जो लोग हैं, तंजीमें जो है ख़ासकर, वो उनको जो है वो ये टास्क दिया जाता है और सियासी जो लीडरशिप है, और फिर कुछ जल्द से जुलूस कॉर्नर मीटिंग, इवन आपने देखा कि केपी में जो है वो भी नहीं हो सकी। जो फरवर होता है, जो फील होती है एक तहरीक की, जो आप समझें कि आने से पहले एक शद्दोमत से जो आपको महसूस एहसास होना शुरू हो जाता है, वो वाकई अभी तक देखने को नहीं मिला। और उसमें जो मेरी इत्तला के मुताबिक मरकज़ी लीडरों में से 2 जो हमारे मेन लोग जिनको ये टास्क दिया गया था, सलमान राजा और उमर अयूब साहब, वो उन दोनों ने कोई ऐसा लाएमल नहीं दिया है। और सलमान राजा साहब के हवाले से तो ये बात भी चली है कि उन्होंने सूबाई जो क़यादत है उनको कहा कि आप अपना लाएमल देके आप ख़ुद उस पर अमल दरामद कर लें, क्योंकि मरकज़ी क़यादत के पास कोई ऐसा लाएमल नहीं है। और मैं इसकी तस्दीक भी कर चुका हूँ। ये बात इसी तरह से है, जब आप के पास लाएमल ही नहीं है, जब आपको यही नहीं पता कि आपने करना क्या है। महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़िम्मे ये लगाया गया। अब महमूद खान अचकज़ई साहब का आमिर साहब आपको भी पता है, केपी में और पंजाब में और इवन बलूचिस्तान में उनका वो मैन पावर नहीं है या वो असर नहीं है। वो बहुत काबिल एहतराम सीनियर बुज़ुर्ग सियासतदान ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो बलूचिस्तान से बंदे ले आएंगे या अपने हल्के में भी निकाल लेंगे, तो अपने हल्के में तो जनरल सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने भी आज तक कोई एक्टिविटी नहीं की है। और आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में ये 5 अगस्त की तहरीक जिसका रूज आना था 5 अगस्त को, उसके हवाले से कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। जो लीडरशिप है सेंट्रल, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ अपने तौर पे कर लीजिएगा। कहाँ, कैसे, क्यों, ये इसकी कोई डिटेल नहीं है। नहीं, वो इस तरह से मुझे याद आ रहा है कि दाता साहब अपना खाना तो साड़ी लेना, तो ये मुझे भी याद आ रहा है, वो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो गुजारिश ये है कि वो देखिए सर, ये सब कुछ करना पड़ता है, तहरीक बच्चों का खेल नहीं है। और ख़ास कर मैंने इमरान खान साहब से ये कहा था कि इमरान खान साहब की ज़ात बहुत पॉपुलर है, वो बहुत रेलेवेंट है पॉलिटिकली, देयर इज़ नो डाउट।
पीटीआई एक तारीखी पार्टी है। हमारे कारकुनान ने जिस तरह से 8 फरवरी को इलेक्शन जीता है, जिस तरह से उसके बाद 26 नवंबर को कुर्बानियाँ दी, 4 अक्टूबर को हमारे खाई लीडरशिप जो है वो उस तरह से नहीं कर सकी है। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ किया था कि देखें, आपको सियासी लाहेमल इख्तियार करना पड़ेगा। ये तहरीक पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने कहा जी, तहरीक आपकी जो पार्टी है, ये जो बाहर सियासी लीडरशिप जिनको आपने लगाया हुआ है, वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है और ना ही उनमें सकत है, ना ही उनमें वो पॉलिटिकल काबिलियत है। क्योंकि देखिए अमर साहब, आप जो तहरीक होती है, जिस तरह की तहरीक इमरान खान साहब के जहन में है, जहाँ तक मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है और मैंने जो इन्फर किया है, वो तो लाखों लोगों, हज़ारों लोगों का मजमा चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में निकले। लेकिन इस वक्त आप लाहौर गए, आपने तंजीम को ऑन बोर्ड नहीं लिया। इवन के सदर, जो लाहौर का सदर बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी होता है, सेंट्रल का जो सदर है उसको या दूसरों को भी आपने उस खाने में नहीं बुलाया जहाँ पे सारी पार्टी, पार्लिमानी क़यादत और तंजीम को इकट्ठा होना चाहिए था। एक उससे कारकुनान को जो है वो एक मैसेज आती है। अभी तक देखिए ना, हम आपके ख्याल में क्या डर गए हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं, या अकल की कमी है सियासी इस तरह की तहरीक को चलाने की? मेरा ख्याल में सब कुछ है। देखिए ना, जब सेनेट के इलेक्शंस थे तब तो ये सारे जाके एक ड्राइंग रूम में बैठ गए अपने, उन्होंने इमरान खान साहब ने रियलिटी पार्टी पे छोड़ी थी तो सेनेटर मुंतखब करने के लिए तो आप सारे बैठ गए। लेकिन जब इमरान खान साहब की रिहाई की बात आती है, जो मेरे जैसे लोग हैं, ये का मतलब मेरा तो कोई ना ओहदा लेने का कोई ख्वाहिश है, ना कभी मैं था, ना आइंदा होऊंगा, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश है। मेरी तो सिर्फ एक की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब बाहर आए, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इन लोगों के होते वो आ सकते हैं। सियासी आपके ख्याल में कि हुकूमत ने जो ये हाल ही में बड़े काफ़ी सारे जो एक्शंस लिए हैं कि ये नाअहल कर दिए गए हैं, बच्चर साहब और चट्टा साहब, और आज उस पर भी बात करते हैं, चित्राली साहब भी नाअहल हो गए हैं, तो ये पंजाब में ख़ास तौर पे जो लीडरशिप को सज़ाएँ सुनाई गई हैं और नाअहल किए गए हैं, इन चीज़ों का असरात पड़ा है और डर गए हैं पीटीआई वाले? नहीं, अभी तो परसों एक फ़ैसला आ रहा है फैसलाबाद से, उसके बाद 8 अगस्त को लाहौर से आएगा। सो ये सिलसिला तो अभी स्टार्ट हुआ है। ये 5 अगस्त की कॉल का जवाब है रियासत की तरफ से। और ये मज़ीद जो ख़ासकर पंजाब में जो है वो ऐसा महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी से भी नून लीग की डिपेंडेंस जो है वो ख़त्म करनी है या बिल्कुल कम करनी है, ताकि उनको उनके ऊपर डिपेंड न करना पड़े। तो ये तो मैंने आपके प्रोग्राम में भी शायद कहा, पहले भी कहा था और अब भी दोबारा कह रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। जो इस वक्त पंजाब देखें ना, चित्राली साहब को तो कल तनकीद के बाद आज उन्होंने किया है डिस्क्वालीफाई। पंजाब के लोगों को तो तकल्लुफ़ भी नहीं किया गया कि उनको नोटिस दिया जाए, कि जो कि आइनी तकाजा भी है, और उनकी बात सुनी जाए। एक तारीख होती है, रेफरेंस आती है सुप्रीम कोर्ट से, वो रेफरेंस को लगाया जाता है, इलेक्शन कमीशन सुनने के बाद उस पर फैसला करती है। लेकिन कोई वहाँ तो पहिए लगे हुए थे, वो तो इंतजार कर रहे थे। वो देखिए, ये पूरा डिज़ाइन है ना। फॉर एग्जांपल, अब मैंने भी ये ख्वाब देखा है, झूठे ख्वाब आते रहते हैं ना आपको रात को, कि हाई कोर्ट में जो है वो कन्विक्शन सस्पेंड हो गई है इन लोगों की। तो अब मुझे ये बताइए कि आप ज़मीनी इलेक्शन करा बैठे हैं, ज़मीनी इलेक्शन के लिए आपने सारा कुछ करेंगे, अगर कन्विक्शन सस्पेंड हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए, इसीलिए नहीं, बड़ा आपने तो ये ख्वाब के ज़ुमरे में कह दिया, मगर ये क्योंकि वो जिस स्पीड के साथ उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसी स्पीड के साथ ख़ास तौर पे सेनेट का इलेक्शन जो है उन्होंने करवा के चौधरी एजाज की जगह पे, जाहिर है पंजाब के अंदर उनकी मेजॉरिटी है, वो एक और क्योंकि आ जाएगी। और वाकई यही क्वेश्चन है कि अगर ये कन्विक्शन जो है वहाँ से आगे उड़ा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, तो ये फिर उसके बाद ये सारा नल एंड वाइड होगा, क्या होगा? वही देखिए ना, ये सवाल इसीलिए तो कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट से जो अपील होती है ना आमिर साहब, हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स में अपील कॉन्टिन्यूशन प्रोसीडिंग होती है, उसको यानी अलहदा से प्रोसीडिंग्स नहीं होती। इसलिए 2 अपील का राइट लॉ में प्रोवाइड किया गया है, आइन में और कानून में। जब तक सुप्रीम कोर्ट से हतमी तौर पर सज़ा नहीं हो जाती, तो आप ये जो कन्विक्शन है या और क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने सज़ा दे दी है ना, कि आपने उनका मुंतखब करदा नुमाइंदा जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और उसको ये जो अपील में जो 2 अपील्स हैं, जब तक हतमी तौर पर सज़ा जो है सुप्रीम कोर्ट से आप होल्ड नहीं हो जाती, तब तक आप उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करते। उसका प्रिंसिपल ही पीछे ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और कल उनकी सस्पेंशन जो है वो कन्विक्शन जो है
या पनिशमेंट, सेंटेंस सस्पेंड हो जाती है, तो फिर तो आप उनको ये कैसे कंसिडर किया जा सकता है कि वो जी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तो इसीलिए विजडम भी ये है हमेशा। इसका तो जब ये फैक्ट्री इतनी स्पीड के साथ जो है लगा दी गई है, बुलेट ट्रेन चला दी है इलेक्शन कमीशन ने, तो इसका मतलब है कि 9 मई के तो बेताशा पार्लियामेंटेरियंस और एमपीएस जो हैं वो उसके मुलजमान में और मुकदमात चल रहे हैं, तो ये तो फिर दर्जनों के हिसाब से फैसले आएंगे, आ सकते ये हैं। 9 मई में भी आएंगे और मेरा ख्याल में 26 नवंबर के भी आएंगे। तो ये जो कहा जा रहा है कि केपी के अंदर जो गवर्नमेंट उड़ा दी जाएगी, तो उसमें काफ़ी बेताशा मेरल आदि के करीब जो है केपी की असम्बली के ऊपर ये मुकदमात ये हैं, और वो भी इसी तरीके से फारिग कर दिए गए हैं। तो ये सुन रहे हैं कि फिर गंडापुर साहब की गवर्नमेंट वहाँ पे से ख़त्म की जा सकती है। कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, ये अभी तो अफवाह साजी का बाजार जो है काफी गर्म है। अफवाह साजी नहीं, मैं मतलब ये मंतकी बात कर रहा हूं। बात यह है कि अगर वज़ीर आला को कन्विक्शन हो जाती है तो हुकूमत तो चली गई ना, वज़ीर आला ही हुकूमत होता है ना, तो फिर कोई नया वज़ीर आला आना पड़ेगा। ये जो सारा है, तो अली मीन साहब का जो स्टांस रहा है पिछले दिनों में, आई डोंट नो उन्होंने क्यों मतलब इतना कुल्हाड़ी ढूंढ के उस पर पैर मारने की क्या ज़रूरत होती है। सियासी आदमी हमेशा सब्र और इस्तकामत से मामला फैमिली से मामलात को आगे चलाते हैं। स्टांस जो आपको पता नहीं किस स्टांस की बात कर रहे हैं, जो आम पीटीआई का वर्कर है उनका तो ख्याल है कि उनका जो है बड़ा कंप्रोमाइज्ड किस्म का बिहेवियर रहा है पीटीआई के हवाले से, कम अज कम आम वर्कर का यही तासुर है। देखिए, आप कौन सी कुल्हाड़ी की बात कर रहे हैं? नहीं, बात यह है कि अगर ये जो मामलात हैं अली अमीन के बारे में या दूसरी जो क़यादत के बारे में, ये कहाँ से जो फतवे हैं ये निकलते हैं। कोई किसी को गद्दार कह देता है, कोई किसी को कॉम्प्रोमाइज़ कह देता है, उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान है पार्टी कमज़ोर हो गई है। पार्टी कमज़ोर होने का डायरेक्ट नुकसान किसको? इमरान खान साहब फतवे जो थे जिसका आप इशारा कर रहे हैं वो मिर्जा अफरीदी की टिकट के हवाले से, उससे पहले भी सर, उससे पहले तो वो जो रिएक्शन आया था पार्टी के वर्कर्स का, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बड़ा जायज़ था कि जो लोग मारे खाते रहे हैं उनको टिकटें नहीं दी गई, और उसके अंदर अली मीन गंडापुर का जिस तरीके से लाहौर गए और फिर टिकटें दिलवाई गई तो वोट दिलवाए गए, उसके अंदर क्लियरली उनका एक बड़ा रोल था। देखिए सर, बात यह है कि ये तो अब बातें करने की हैं। अब जो लिस्ट आई है वो बैरिस्टर सैफ जेल से लेके आए हैं। अब उसमें क्या ज़ाहिर है, कोई डिस्कशन होती तो चेंज भी हो जाते। मैं तो मिर्ज़ा अफरीदी का टिकट तो ज़्यादा एक बहस बनी हुई है। दूसरे टिकट्स पे भी मुझे काफ़ी बतौर कारकुन मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी कोई ऐसे लोगों में, मतलब मैं आपके प्रोग्राम में पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि शहदा की फैमिलीज़ में से किसी को टिकट देना चाहिए था। ऑनर करते हैं कारकुन जो है, सासा होते हैं पार्टी का, और जिस तरह से 26 नवंबर को हमारे कारकुनान ने कुर्बानी दी है तो उनको ऑनर करना चाहिए सिर्फ, और पॉलिटिकली ऑनर करना चाहिए। जिस तरह से आप जाते मिलते शहदा को, असीरान को। अब देखिए ना शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हुआ है, वो बेचारे एक केस में बरी हुए हैं और जायज़ बरी हुए हैं। यानी 9 मई के उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा एक महाज शुरू कर दिया गया, अभी वो बाहर बेचारे आए भी नहीं हैं। सो ये बातें मुझे ये समझाएं चौधरी साहब कि मेरे ख्याल में तो वो बड़े गुड बॉय हैं अली मीन गंडापुर, उनको हटाने की क्या ज़रूरत पेश आई हुई है? क्या चीज़ है वो जो वो उनकी मर्ज़ी की नहीं कर रहे मुक़तदरा की? देखिए सर, बात यह है कि गुड बॉयज़ को बैड बॉयज़ कन्वर्ट होते हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता ना जी, तो फिर बैड बॉयज़ गुड बॉयज़ भी बन जाते हैं। हमारी तो पॉलिटिकल तारीख भरी पड़ी है इस सारे मामले से। तो अभी आप क्योंकि वकील भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बड़ा अच्छा समझते हैं, ये एक जो तासुर सा बना हुआ है कि जी वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान से सिलसिला शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि जनाब ये जो फाटा है, एक्स फाटा, ये जो गलत जम किया गया, और ये एक जो तासुर है कि 27वीं आलमी तरमीम ला के जो है ना दोबारा इसको ज़ाइल किया जाएगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर पार्लियामान से ये हो भी जाए तो प्रोविंशियल असम्बली को भी तो इसको पास करना है कि नहीं करना? डेफिनेटली इसके लिए तो आप मूव ही नहीं कर सकते जब तक प्रोविंशियल असम्बली से 2/3 आपके नहीं आएगी। और यह बात जो एक जिरगा हुआ पीएम हाउस में भी 2/3 चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। असेंबली में भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, 2/3 चाहिए। 2/3 चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी ये बात हुई थी
जिस पे मौलाना साहब ने शायद कहा, तो इस बात को कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया था और ये हो नहीं सकता। इसकी देखें, इसके पीछे जो फाटा का मर्जा, मतलब 1-2 दर्जन बंदे टूटने से या वो जो है उनकी मेंबरशिप कैंसिल करने से नहीं, यहाँ 8-10 दर्जन लोग चाहिए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना जी, नंबर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और एलिमीन को जब तक इमरान खान साहब का एतमाद हासिल है, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा है, और एतमाद उनको हासिल है। ये मैं आपको बड़े ये जो बड़े लोग मैं देखता हूँ मीडिया में भी बड़े वसूख से ये कह रहे हैं। अलीमुन ने आज बड़ी सख्त उसका जवाब गंडापुर साहब ने दिया हुआ है कि जी है किसी की जरूरत तो मुझे हटा के है। और ये खबरें कहाँ से आ रही हैं कि जनाब उनकी तैयारी हो चुकी हुई है, इतने दर्जन लोग जो है तैयार बैठे हुए हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए। आमिर साहब, आपको भी पता है कि ये खबरें कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं। ये खबरें जो हैं वो प्लांट की जाती मैं हैं। आपसे इसलिए पूछता हूँ कि वो शायद आपके पास ज़्यादा अंदर की खबर है। आप पे तो शक ही यही किया जाता है कि वो जो आपकी मुलाकातों के ऊपर इमरान खान के इतराज़ किया गया कि आपके पास भी अंदर की खबर होती है। नहीं, खबरें तो मेरे पास होती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं इस परसेप्शन को बिल्कुल झुटलाता नहीं हूँ। मैं बाखबर आदमी हूँ और आज भी मुझे पता है कि जेल में क्या सूरत हाल है, और मुझे कल भी पता है। मैं अपने मामलात पे बिल्कुल क्लियर रहता हूँ। और 5 अगस्त को मैं देख रहा हूँ, इसके बाद मैं खान साहब से मिलने जाऊँगा, क्योंकि खान साहब को मैं ये बता चुका हूँ जो इनकी कैपेसिटी है। खान साहब मुझसे एग्री भी करते हैं, लेकिन वो उनका ख्याल था कि हमारे पास बंदे नहीं है। तो चलो, मिर्ज़ा अफरीदी साहब के टिकट के आने के बाद तो ये रास्ते भी खुल गए हैं। तो देखिए, अभी तक भी ये क्लियर नहीं हुआ कि उनको क्या बताया गया था और उनसे किन नामों का अप्रूवल है। कोई एक आधी इस तरह की मुलाकात हो जाएगी तो हमारे तक भी खबर आएगी। मगर मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि केपी जो है बलूचिस्तान की तरह इस वक्त बहुत हसास सूबा है और वहाँ सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज़ हैं। रोज़ इस तरह की खौफनाक बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें आती हैं, लोग मारे जाते हैं। रोज़ जो है सरकारी तनसीबात पे सिक्योरिटी, थानों के ऊपर सिक्योरिटी तनसीबात के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं। इस दौरान में आपका अगर गवर्नमेंट भी हिला देते हैं और PTI बहरहाल वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है उसको भी फारिग कर देते हैं, तो कौन है जो ये इस तरह की बातें सोच भी रहे हैं? देखिए सर, बात सियासी मन तक मैं समझना चाहता हूँ। नहीं, ये गैर सियासी अजहान हैं जो ये ऐसी बातें सोचते हैं। सियासी लोग तो कभी भी जो आप बात कर रहे हैं सारी चीज़ को सामने रखेंगे। केपी जो है वो इस वक्त बर्निंग प्लेस है, इस वक्त बर्निंग सूबा है। वहाँ पे बाजौड़ में ऑपरेशन शुरू हो चुका है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो आपने तीरा में देखा है या जो दूसरे बड़े और ड्रोन अटैक्स हुए हैं। वहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके पास बहुत उसके ऊपर प्रेशर है उनके अपने, क्योंकि जो इस वक्त वहाँ पे चल रहा है सरहद का बॉर्डर जो है, ये जो हमारी केपी का जो बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा, वो गर्म हो रहा है, उसको भी हमने ठंडा रखना है। ईस्टर्न के ऊपर आपने प्रोग्राम के आगाज़ में आप बात कर रहे थे कि जो इंडिया में हुआ, मोदी को हजीमत है बड़ी, वो पता नहीं कल क्या अपनी सारी निकलने के लिए सितंबर में उनका भी 100 ईयर्स है RSS के, उसमें वो क्या करेंगे। उनका बाहर का इलेक्शन भी आ रहा है, हर इलेक्शन के वक्त, इंपॉर्टेंट इलेक्शन के वक्त कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो कर देते हैं। मगर आपने अभी कहा कि आपके पास, आपने छुपाई नहीं है कि आपके पास अंदर की खबर होती है, तो ये जो नाअहली वाली लिस्ट है, आप फैसलाबाद में जिक्र कर रहे थे कि वहाँ भी एक बस वो भी पाइपलाइन में है, कितने लोग हैं रफली, कोई अगर आप खबर बता सकें? देखिए सर, मेरा अंदाज़ा था कोई 45 से 50। ये पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हैं, MPA सेनेटर मिला के, और गौहर साहब ने 39 का तो कह दिया। गौहर साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि 39 हमारे लोग टारगेट पे हैं, और वो टारगेट इसलिए किए जा रहे हैं कि ख़ासकर जो पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ना सर, वो तो लाजमी होंगे, वो तो उनके ऊपर तो ये अब जो 9 मई का जिस तरह से, अब मैं से सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना आमिर साहब, कि शाह महमूद साहब या दूसरे जो लोग हैं उनको अदालत, लाहौर की अदालत ने छोड़ा ये तस्लीम करते हुए कि वो लाहौर में नहीं थे। अब बाकी 9 मई के केसेस उन पर किस हिसाब में चल रहे हैं? यानी एक अदालत जो है एक्सेप्ट कर लेती है और कानूनन और आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे किसी भी शख्स को एक दफ़ा एक्विटल या कन्विक्शन के बाद ट्राई नहीं किया जा सकता उसी इल्ज़ाम में।
अब आपने उनके खिलाफ 30 मुकदमे किए हुए, 18 किए हुए, 20 किए हुए, जो भी हैं, अब वो कैसे चल सकते हैं? तो क्या प्रोसिक्यूशन को ये बनता नहीं है कि शाह महमूद साहब के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो विड्रॉ किया जाए? वेलकम बैक आमिर साहब। मैंने ब्रेक में जाने से पहले ये कहा था कि जो एक मशरूत तस्लीम करने का ऐलान किया है बरतानवी वज़ीर आज़म ने, कल हमने बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात की, कैसे देख रहे हैं इसको? जी, ये उसी निशानदेही करती है इस बात की कि टाइड हैज़ टर्न, कि जो गज़ा में इस वक्त हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है सबसे बड़ा दुनिया की जो इस सेंचुरी का पिछले 50 साल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इससे बड़ा सानिया कोई नहीं, ये जेनोसाइड है। और इसको अब जेनोसाइड जो है कहने पे वेस्ट भी, जो उनका मेन सपोर्टर था इसराइल का, वो मजबूर हो गया है। और पहले ही फ्रांस के सदर कह चुके हुए हैं कि वो फ़लस्तीन को रियासत मानेंगे, और इसका ऐलान वो यूनाइटेड नेशंस का सितंबर में जब इजलास होगा तो वो करेंगे। उसके बाद कोई 20-22 मुल्क यूरोप के हैं, उनकी तरफ से भी हल्की फुल्की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं कि ये सबके सामने एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जुल्म और सितम की इंतहा है। 50,000 लोग मर चुके हुए हैं, शहीद हो चुके हुए हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे हैं, और वो बेचारे खाने की लाइन में लगते हैं, उनके ऊपर गोलियां चला दी जाई हैं। ये इतनी ज़्यादा है कि इसको छुपाया नहीं जा सकता। तो वो प्रेशर वहाँ पे आया। बरतानिया में पहले ये बरतानवी पार्लियामेंट के 221 मेंबरान ने, हमने कल बताया, ख़त लिखा कि ये हमारा, उनकी ये बेलफर्ड डिक्लेरेशन की वजह से ही इसराइल की बुनियाद रखी गई थी। उनका ये गन हमारा ही डाला हुआ है, मोरलेस यही कहा, इसको संवारने में हमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, हम इससे आंखें नहीं बंद की जाएगी। और उन्होंने कहा कि इसको, फ़लस्तीन को, इसका एक तरीका ये है कि हम रियासत के तौर पर एक्सेप्ट करें। 221 पार्लियामेंटेरियन बरतानिया की पार्लियामान के मदर ऑफ पार्लियामेंट्स के अंदर से ये आया। तो आज प्राइम मिनिस्टर बरतानवी जो हैं स्टारमर, उनका उसी रोशनी में आया, मगर उन्होंने थोड़ी इफ्स एंड बट्स के साथ कहा कि अगर इसराइल जो है गज़ा में अमन नहीं करता तो हम भी जो है फ़लस्तीन को गालबन सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में ही हम मजबूर हो जाएंगे कि इसराइल को रियासत तस्लीम, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने में। उन्होंने 4 स्टेप्स का कहा है कि उनको सब्सटेंटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे वहाँ की इंसानी पहलू के हवाले से, जो गाज़ा में सिचुएशन है उसको। उसके बाद जो है सीज़ फायर जो है वहाँ पे अमन लाना होगा गाज़ा में। और साथ में उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को इजाज़त देनी चाहिए कि वहाँ पे उन तक ग़िज़ा की, दवाइयों की रसद को यकीनी बनाएं। और जो वेस्ट बैंक के अंदर जो उसको एनेक्स करने की कोशिशें हैं उसको भी बंद की जाएं। अगर ये नहीं इसराइल करेगा तो हम जो है सितंबर में यूनाइटेड नेशंस का इजलास है, हम भी फ्रांस की तरह, अब ये एक स्टार्ट है, इसके बाद और कितने लोग शामिल हो जाएंगे। फ़िलहाल उन्होंने शुरूत रखा है, कंडीशनल रखा है। सो ये अब बड़ा मुश्किल है इसराइल के लिए, और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी। प्रेसिडेंट इफ्स एंड बट्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कल जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि रसद तो बिल्कुल पहुँचनी चाहिए, और इस मसले का भी जो है उनकी मौजूदगी में थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर स्टारमर जब साथ प्रेसिडेंट ट्रंप बैठे हुए थे तो उनकी इतनी वाशियाफ अल्फाज में इस चीज़ का उन्होंने इजहार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमास को बिल्कुल भी कंडीशनल सा रखा कि किसी हुकूमत में नहीं वहाँ पे रोल दिया जा सकता फ्यूचर की, मुस्तकबिल की हुकूमत में। मगर आज उन्होंने ये डिक्लेरेशन जो है बड़ा सख्त है। तो अब इसके बाद देखना है कि बाकी दुनिया का क्या रवैया रहता है। और वैसे भी जो है कॉन्फ्रेंस भी 2-3 रोज़ में इसराइल जो सऊदी अरेबिया के कहने पे वन ऑफ द मूवर्स ऑफ दैट रेजोल्यूशन, वो भी यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में होने जा रही है। सो ये लगता है कि टाइट टर्न हो रही है
और शायद इसके लिए कुछ थोड़ी सी आसानी हमें नज़र आती है फ़लस्तीन में, गाज़ा में उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए निकल आए। ठीक है आमिर साहब, थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं। जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त ये भी एक बहुत ही बड़ा मसला बना हुआ है। हर घर में इस वक्त ये ज़ेर बहस है ये बात कि ये जो गोश्त हम खा रहे हैं ये किस चीज़ का गोश्त है। एंड वो जो कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट सर्कल होता है, लेकिन यहाँ पे जो डाउट सर्कल है वो इतना वसी हो चुका है कि अब सप्लाई चेन, इट वाज अबाउट रेस्टोरेंट्स इनिशियली, फिर ये शादी खाने इसमें आ गए, फिर ये कि कौन सी टाइप कबाब हो सकते हैं या ये हो सकता है। नाउ इट इज़ सप्लाई चेन जो इस वक्त गधे का गोश्त जो है ये एक बड़ा संजीदा मामला भी है, मगर ये एक मज़ाहिया पहलू भी है कि वो तारीख़ के अंदर जो है ये सिर्फ हमारे ही सकाफत में नहीं है कि गधे को बेवकूफ़ माना जाता है और उसका गोश्त खाने का जो इम्प्लिकेशन है वो ये है कि वो बेवकूफ़ जानवर है। ये तारीखी तौर पे वो जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी जो अंग्रेज़ी में कहा है टू मेक एन एस ऑफ योर सेल्फ जो है वो गधे की तरफ इशारा है। उनके यहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है। याद रहे कि अमेरिका में जो है ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रॉब्ली गधा उनका इलेक्शन सिंबल है। सो ये अब चीन में जो है वो इतनी तरक्की कर गए हैं, गधे का गोश्त वो खाया जाता है और भी कई ममालिक हैं जिनमें ये खाया जाता है। तो ये असल जो तशवीशनाक खबर जो लगी है, तशवीशनाक ही बन गई है कि तफ्तीश से आज ये खबरें चल रही थी कि एक बड़ी कंपनी, बड़ी चेन है जिसके कोई स्टिकर्स वहाँ से पाए गए हैं कि बीफ के तौर पे वो शक किया जा रहा है, तफ्तीश हो रही है, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे, कि बड़ी कंपनी एक जो फूड की एक बड़ा ब्रांड है उसके स्टिकर्स पाए गए हैं कि गालबन बीफ के तौर पे उनके स्टोर्स के ऊपर ये बिकने का इम्कान था। तफ्तीश हो रही है। सो हम अभी वी आर नॉट जंपिंग द गन जो है अभी इंतज़ार करेंगे कि रिपोर्ट आ जाए, मगर क्लियरली ये तो पहले भी तशवीश से साबित हो जाएगा कि इस्लामाबाद के अंदर जो एम्बेसीज़ हैं उनको ये गोश्त सप्लाई हो रहा था। और ये आज ही एक और जो है अशरफ मालकन साहब की, हमारे दोस्त हैं, इनकी भी ये खबर छपी हुई है कि जो ही ये खबर आई तो साथ ही चाइनीज़ फर्म्स का भी पता चला है कि 2 एप्लीकेशनें आ गई हैं कि वो चाहते हैं कि आप इतना बुरा ना मनाए, गधे के साथ इतना जो सलूक बुरा कर रहे हैं, हम इसको एक्सपोर्ट चाइना में करना चाहते हैं, इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं। तो 2 कंपनियों ने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया हुआ है कि हमें ये आप भेज दिया करें, हम इसके उनके यहाँ ये खाया भी जाता है और दवाई बनाई जाती है, दवाइयों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। याद रहे कि जो हमारे जो ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के जो रिपोर्ट आई हुई है पिछले साल जून में, उसमें बताया जाए कि पाकिस्तान में गधों की जो है तादाद बढ़ रही है और ये सुर्खी अखबारों में लगाई जाती है। इसका एक इशाराती एक मतलब भी लिया जाता है कि पाकिस्तान में गधे बढ़ रहे हैं। अब लोग इसकी तशरीह अपने मर्जी से करते हैं, तो वो भी बढ़ रही है। जी पॉपुलेशन 1 लाख से बढ़ के जो उन्होंने कहा जी 6 मिलियन 60 लाख तक जा चुकी हुई है कई सालों में। तो ये अब चीन वाले कह रहे हैं कि हमें ये दें, हमने ये इजियाओ एक दवाई है उसके अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। आमिर साहब, गधों के साथ जो मर्जी जो कोई भी करे, लेकिन धोखे के तौर पर बेचना और छुपा कर बेचना, ये बहुत बड़ा वो जो है एलिमेंट है। कोई हर्ज नहीं है कि जो है हम पहले भी जो है एक्सपोर्ट करते रहे हैं। अगर चीन वाले एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गधे का गोश्त बिल्कुल एक्सपोर्ट करना चाहिए, मगर क्या लोगों को उनकी मर्जी के बगैर, उनके जाने बुझे बगैर यहाँ खिलाया जा रहा है। और फिर अगर ये फॉर्जरी हो रही है और एक बहुत बड़ा जो है स्टोर का एलिजिडली मुबैना तौर पे ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड के एक स्टोर के अंदर जो है ये बीफ के नाम पे अगर ये गधे का गोश्त बेचा जा रहा है तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और ये मेरे ख्याल ये इंतज़ार कर लेते हैं कि तफ्तीश की रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है आमिर साहब, और कुछ हम बात करना चाहेंगे कि हमने देखा है कि पिछले दिनों में वेदर अलर्ट्स, रेन वार्निंग, इसके अलावा
अर्बन फ्लडिंग, अब एक और स्पेल जो है वो इट इज जस्ट जी ये बार बार खबरें आ कहते हैं रही कि ये स्पेल जो है ये 5वां 6वां स्पेल चल रहा है और ये बताया जाता है कि ऑन एंड ऑफ सितंबर तक ये बारिशों का सिलसिला रहेगा। अभी पीडीएम में तो कह रहा है 29 से 31 तक है, मगर जो और कई रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं आइंदा 10 दिन तक जो है बारिशें होती रहेंगी मुस्लिम में, ख़ास तौर पर गिलगित स्कर्दू, हुंजार, शिगर वगैरह में जो है ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग के अलर्ट्स भी जारी किए गए हैं। इसके अंदर जो एक बड़ी अहम बात ये है कि पूरे प्लेन्स के अंदर जो पंजाब, सिंध, केपी हर जगह पे पानी ठहरा हुआ है और बहुत ज़्यादा बारिशों का पानी खड़ा हुआ भी है और नदी नाले जो है ओवरफ्लो कर गए हैं। मगर पाकिस्तान के जो 2 सबसे बड़े डैम हैं तरबेला और जेहलम जो है, जो मंगला डैम है, वहाँ अभी पानी की स्टोरेज जो इतनी होनी चाहिए इस साल के इस हिस्से में उससे भी कम है। मतलब इसका ये है कि इन दरियाओं के कैचमेंट एरिया में बारिश कम हो रही है, दूसरे इलाकों में हो रही है और बर्फ़ भी कम पिघल रही है और बारिश भी कम पिघल रही है। ठीक है आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट मौज़ूआत थे उनको डिस्कस किया है आज के शो में। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।